आवाज सुनकर पुलिस और खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई। हालांकि भारतीय वायुसेना के एक्सपर्ट स्थिति साफ की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाइटर जेट की रूटीन उड़ान से ये आवाज निकली, ये स्पष्ट किया गया। एयरफोर्स के फाइटर विमान से ये आवाज निकली है। तो विशेषज्ञों के अनुसार जब कोई विमान ध्वनि की गति लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति प्राप्त करता है तो वो हवा में एक शक्तिशाली दबाव तरंग बनती है। ये तरंग जमीन तक पहुंचने पर सोनिक बूम कहलाती है, जो धमाके जैसी तेज आवाज उत्पन्न करती है। और ये आवाज भी सोनिक बूम की ही थी, जिसके बाद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो ऐसे सैन्य अभ्यासों के दौरान घबराएं नहीं, क्योंकि ये वायुसेना की सामान्य प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि मंगलवार रात की ये घटना जोधपुर वासियों के लिए कुछ पलों के लिए असमंजस और दहशत भरा अनुभव बन गई। दरअसल दिल्ली में हुए धमाकों की खबर दिन भर देखने के बाद इस सुपरसोनिक साउंड बूम ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया था। और अब भजन लाल शर्मा से मुलाकात करेगा। इस दौरान परियोजना निरस्ती की मांग भी रखी जाएगी। आपको बता दें कि विधायक समाराम गरासिया साथ में रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने इस मुलाकात की व्यवस्था करवाई है। ग्रामीणों का ऐलान है कि जब तक खनन परियोजना रद्द नहीं होती है तब तक विरोध आंदोलन जारी रहेगा। तो आज संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात करेगा और इस मुलाकात के दौरान आपको बता दें कि मांग की जाएगी कि इस खनन परियोजना को रद्द किया जाए, नहीं तो संघर्ष समिति का विरोध आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान विधायक समाराम गरासिया साथ में मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और अपनी परिवेदनाएं भी पूर्व मुख्यमंत्री को बताई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ किया कि वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तबीयत पूछने के लिए उदयपुर आए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मसलों पर उन्होंने बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरी खाई खोद दी गई है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं कही जा सकती। उन्होंने वंदे मातरम गीत का भाजपाईकरण करने के आरोप लगाकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम तो कमियां बताएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भाई चलो हमें बता रहे हैं तो हम जांच करवा लेते हैं। ऊपर से नीचे तक ही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से लगा करके स्टेट गवर्नमेंट तक ही हो रहे हैं कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को इन्वॉल्व किए हुए शासन कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं सरकार का विज्ञापनों के अंदर। आप हम सोच नहीं सकते क्या क्या कर रहे हैं। वंदे मातरम है, इनका संबंध क्या उसे वंदे मातरम से? आज तक ही शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया है, इनका अलग गीत है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया। तब से इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम कांग्रेस गाती आई है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली धमाके के बाद श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सादा वर्दी में भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके और उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा सके। वहीं श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने भी जिले वासियों से संदिग्ध व्यक्ति, सामान और गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। हमारे जो भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, चाहे तो जाब्ते को डिप्लॉय करके या फिर अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से। उसके अलावा
जो हमारे स्पेशली रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर हमारी विशेष निगरानी है। जो भी जो लावारिस वाहन खड़े हैं उन पर हम स्पेशल उनको वेरीफाई कर रहे हैं। और आप सभी से भी अपील की जाती है, जो भी गंगानगर निवासी हैं, कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध कहीं पर कोई व्यक्ति या कोई वाहन आपको पता चलता है तो तुरंत पुलिस के कंट्रोल रूम पे हमें सूचित करें। प्रदेश में सर्दी का अटैक शुरू हो गया है। सुबह सुबह हल्की ठंड का एहसास अब होने लगा है। प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, तो वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 13 डिग्री। मौसम शुष्क और ठंड बढ़ने के संकेत हैं। चूरू सबसे ज्यादा ठंडा शहर है, जहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री तक दर्ज किया गया, तो वहीं जोधपुर में भी रात का पारा 13.8 डिग्री। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री। मौसम सामान्य, लेकिन हवा में ठंडक महसूस की जा रही है। इसी तरह जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में भी तापमान 14 डिग्री तक पहुंच चुका है। रेगिस्तानी इलाकों में अब ठंडक का असर महसूस किया जा रहा है। उदयपुर में रात का तापमान 12 डिग्री है। झीलों के शहर में सर्दी की दस्तक हो चुकी है। कोटा में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री हो चुका है और सुबह की शुरुआत अब हल्की ठंड के साथ हो रही है। तो वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में गिरावट जारी है। अब रातें ठंडी होती जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट संभव है। तो अब प्रदेश के कई जिलों में ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। जयपुर में भी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। जयपुर से हमारे साथ अरबाज अहमद भी जुड़े हैं। सर्दी अपने पांव पसारती जा रही है। राजधानी जयपुर में 14 डिग्री सेल्सियस के बाद में जो हालात हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धुंध और कोहरा लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में आज भी शेखावाटी क्षेत्र सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, जहां पर कई स्थानों पर 7 के नीचे तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में जो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों से ठंडी हवाओं का आगमन हो रहा है, उसके साथ ही सर्दी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश में प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर जैसे क्षेत्रों के अंदर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि बीकानेर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में वहां भी ठंड में इजाफा होने की उम्मीद जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। प्रदेश में ठंड पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से कुछ ज़्यादा जो है डिफरेंस दिन के और रात के तापमान में दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो उधर माउंट आबू में भी लोगों को सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। पर्यटन स्थल में तापमान 8 डिग्री गिर गया है। आज गुरु शिखर पर तापमान 4 डिग्री पर पहुंचकर ऐसे में पर्यटकों ने माउंट आबू का रुख करना शुरू कर दिया है। अगर बात करें सर्दी की तो इस साल सर्दी का असर लेट शुरू हुआ है। सर्दी होने के बाद व्यापारी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं सर्दी बढ़ने से सूरज की पहली किरण के साथ आसमान साफ होने लगा है। इधर श्रीगंगानगर में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हो रही गिरावट से ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। जिले श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में अब ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के दौरान श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। यानी कि आने वाले दिनों में अब सर्दी के तेवर और ज्यादा तीखे हो सकते हैं। मैं इस समय श्रीगंगानगर के भगत सिंह चौक पर खड़ा हुआ और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, रोजमर्रा की तरह इस समय लोगों का दिनचर्या चल रही है, लेकिन लोगों का अब पहनावा और खान पान दोनों में भी बदलाव आना लग गया है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट होने लगी है, सर्दी का एहसास होने लगा है, वैसे वैसे लोगों के द्वारा अब वूलन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। खासतौर से सुबह और शाम के वक्त तो काफी तेज ठंड होती है, तो ऐसे में मॉर्निंग वॉकर्स के साथ साथ जो आम लोग हैं वो अब इस समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोपा, मफलर, सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और ज्यादा टेम्परेचर गिरने की संभावना जताई है, तो ऐसे में संभावना है कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान न केवल श्रीगंगानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में
2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यदि गिरता है तो आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा तेज हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ